इकोनॉमिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आरबीआई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आरबीआई से रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इकोनॉमिक्स ऑप्शन और एमसीक्यू रिलेटेड एग्जाम जैसे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स होता है या आरबीआई डीईपीआर का एग्जाम होता है, वहाँ पे आरबीआई के क्वेश्चंस आते ही आते हैं मॉनेटरी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, क्योंकि आरबीआई पूरा रेगुलेट करता है। और जब वो बैंकिंग सेक्टर को पूरा रेगुलेट करता है तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स निकल के आते हैं। ऐसे ही आरबीआई की जो बैलेंस शीट होती है ना, उसी से सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बैलेंस शीट से। अब आपको ऐसा लगेगा बैलेंस शीट तो अकाउंट्स का काम हो गया, इसमें इकोनॉमिक्स क्या है, बट कॉन्सेप्ट सारे इकोनॉमिक्स के ही लगते हैं। बैलेंस शीट में जो टर्म्स होंगे उनको हम देखेंगे कि क्या एसेट होता है आरबीआई के लिए, है ना, क्या आरबीआई के लिए लाइबिलिटीज होती हैं। इकोनॉमिक में कैपिटल एंड सरप्लस ट्रांसफर करना पड़ता है। आपने हमेशा सुना होगा न्यूज़पेपर में कि सरकार ने आरबीआई से XYZ लाख करोड़ का डिमांड किया है, तो वो आरबीआई कैसे सरकार को देता है, क्यों देता है, क्या कंडीशंस रहती हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में समझेंगे। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग आरबीआई बैलेंस शीट। आरबीआई की बैलेंस शीट क्या है? अनलाइक कमर्शियल बैंक्स, जो कमर्शियल बैंक होते हैं जैसे एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी, आरबीआई बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट्स मॉनेटरी सोवरेनिटी। मतलब मॉनेटरी पे, मॉनेटरी सेक्टर पे, मॉनेटरी पॉलिसी पे आरबीआई की सोवरेनिटी है, उसका हक है, उसकी चीजें हैं, ठीक है। कोर स्ट्रक्चर बात करते हैं कि आरबीआई की जो बैलेंस शीट होती है वो क्या होती है। आरबीआई की बैलेंस शीट इज इक्वल्स टू पब्लिक मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन, नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग एंटिटी। तो जैसे कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनका क्या एम रहता है, जैसे एसबीआई भी है सरकारी बैंक है, एचडीएफसी है प्राइवेट बैंक है, इन दोनों को कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में माना जाता है और दोनों का ही एम होता है प्रॉफिट जनरेट करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोन देना और जिससे कि बैंक प्रॉफिट जनरेट कर सके। पर आरबीआई जो कि एक रेगुलेटर है सारे बैंक्स का, उसका क्या काम होता है, पब्लिक मॉनेटरी का इंस्टीट्यूशन है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग एंटिटी नहीं है। अब बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, आपने बेसिक में पढ़ा ही होगा 11th-12th में, लाइबिलिटी और एसेट्स। लाइबिलिटी क्या होती है? जो मॉनेटरी बेस है आरबीआई ने क्रिएट किया है, आगे हम समझेंगे, इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे। एसेट्स क्या होते हैं? जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं बैकिंग दैट बेस, मतलब जो बेस है जिससे पूरा कैपिटल है आरबीआई का, उसके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसे हम एसेट्स कहते हैं आरबीआई का। आरबीआई की बैलेंस शीट की जो साइज है वो लगभग 60 to 65 लाख करोड़ के बराबर है। समझ सकते हैं, ह्यूज अमाउंट है। की रोल की बात करें तो आरबीआई बैलेंस शीट इज द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो आरबीआई जितना स्टेबल होगा उतना मॉनेटरी सेक्टर स्टेबल होगा, और जितना मॉनेटरी सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर स्ट्रांग होगा उतना ही देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। तो सेंट्रल बैंक का एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो आरबीआई इज नॉट इक्वल टू ट्रेजरी, आरबीआई इज नॉट इक्वल टू कमर्शियल बैंक। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है आरबीआई का? ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी स्टेबिलिटी रखना, ना कि प्रॉफिट कमाना। मोटे मोटे तौर पे अगर आप समझो, मॉनेटरी स्टेबिलिटी का मतलब है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना विदाउट सैक्रिफाइसिंग ग्रोथ इन द इकोनॉमी, ठीक है। अब लाइबिलिटी साइड को अच्छे से देखते हैं, ठीक है। द मनी दैट आरबीआई क्रिएट्स, करेंसी, रिजर्व्स, डिपॉजिट्स, इनको मिला के मॉनेटरी बेस बनता है, ठीक है। करेंसी इन सर्कुलेशन, जितने भी नोट इशू किए हैं आरबीआई ने अंडर सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, इंडिया 35 to 38 लाख करोड़ है, इसके हिसाब से करेंसी इन सर्कुलेशन। दूसरा है डिपॉजिट विद आरबीआई, तो गवर्नमेंट के डिपॉजिट, सरकार का मनी, सरकार का पैसा। शेड्यूल कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट सीआरआर लेता है, उसके अलावा जो भी सेटलमेंट है वो है। सुपर नेशनल डिपॉजिट, उसके ऊपर से चीजें हैं, तो वो भी आरबीआई के पास ही जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि बैंक्स रिक्वायर्ड कैश विथ आरबीआई एंड आरबीआई दैट बिकम्स आरबीआई की लाइबिलिटी। जैसे मैं 100 करोड़ का एक बैंक खोल रहा हूँ, 3% है मेरा सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, मतलब 100 करोड़ में से 3% मुझे आरबीआई के पास कैश में रखना होगा। अब वो आरबीआई के लिए लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि वो पैसा बैंक का है, वो आरबीआई को बाद में चुकाना है, लौटाना है, इसीलिए, ठीक है। अदर लाइबिलिटी में क्या आता है? रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, किसी रिजर्व्स का रिवैल्यूएशन हो गया, उनकी वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। कंटिजेंसी रिजर्व्स, तो जैसे सीआरआर है वो आरबीआई के पास रखा है, तो वो भी इस चीज का। कैपिटल अकाउंट है, वो भी आरबीआई का लाइबिलिटी है।
One of the liability side, on the liability side, RBI owns the Indian economy, purchasing power it has created. मतलब जो भी इकोनॉमी में आरबीआई की तरफ से लाइबिलिटी है वो कहीं ना कहीं आरबीआई ओ करता है, मतलब आरबीआई के ऊपर है किसकी, इंडियन इकोनॉमी की, जो परचेजिंग पावर उसने क्रिएट की है। अगर मनी सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो यहाँ भी लाइबिलिटी साइड बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ नोट्स का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब एसेट साइड को समझते हैं। एसेट साइड मतलब जहां से आरबीआई पैसे कमाता है। ठीक है, सो हाउ आरबीआई बैक्स मनी, मतलब जो भी इशू किया है वो किस बेसिस पे इशू किया है। जैसे पहले जितना करेंसी आप इशू करते थे उतने का आपको गोल्ड या बुलियन रखना पड़ता था या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखने पड़ते थे, पर आज की तारीख में इकोनॉमी एक्सपैंड कर सके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में आप दो सिबलिंग हो तो आपके मम्मी पापा आपको पॉकेट मनी देंगे, मान लीजिए 1000 रुपीज। ठीक है, अब वो 1000 रुपीज पॉकेट मनी आप दो लोगों को मिली। अब मान लीजिए आप दो भाई बहन की जगह चार भाई बहन है, तो क्या हो गया, मम्मी पापा चारों को एक एक हजार रुपए देंगे, मतलब आपके पेरेंट्स के लिए 2000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, 2000 एक्स्ट्रा कैश देने पड़े। तो जैसे इकोनॉमी में पॉपुलेशन बढ़ती है ना, और इकोनॉमी की साइज बढ़ती है, मनी इन सर्कुलेशन भी बढ़ाना पड़ता है। और जो पहले हम किसी ना किसी एसेट बैग्ड करेंसी सर्कुलेशन करते थे तो इकोनॉमी रिस्ट्रिक्ट होती थी, उसकी वजह से अब देखते हैं हम एग्जैक्टली होता क्या है। आरबीआई एसेट्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी नॉट स्पेक्युलेटिव रिटर्न्स। इसका मतलब ये नहीं है कि आरबीआई स्टॉक मार्केट में पैसे लगा के बैठा है, नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स, सरकार को फंड रेज करना है तो ये सबसे बड़ा कंपोनेंट है, आरबीआई उसके बॉन्ड्स को सेल करता है, खरीदता है। ये मॉनेटरी पॉलिसी में भी हेल्प करते हैं, जिसे हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, मतलब मार्केट में गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई उसके बॉन्ड्स को इशू करता है, फिर उससे जो इंटरेस्ट अर्न होता है वो आरबीआई की इनकम में भी माना जाता है। ठीक है, फिर फॉरेन करेंसी एसेट्स लाइक यूएस डॉलर, पाउंड, यूरोपियन और अदर सिक्योरिटीज, और ये फॉरेक्स इंटरवेंशन से बैक्ड रहते हैं, जिससे यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है। फिर गोल्ड होल्डिंग्स है, तो ये डोमेस्टिकली स्टोर किया हुआ है या बैंक ऑफ इंग्लैंड में भी रखा है तो भी गोल्ड होल्डिंग्स है। ठीक है, लोन्स एंड एडवांस, अगर लिक्विडिटी सपोर्ट दिया है बैंक्स को, रेपो रेट आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, रेपो रेट के तहत बैंक आरबीआई से बोरो करते हैं शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए, तो वो उससे जो रेपो रेट पे इंटरेस्ट मिलता है आरबीआई को, वो आरबीआई की इनकम होती है। ठीक है, इमरजेंसी क्रेडिट हो गया, पेंडेमिक में कोई फैसिलिटी दी कोविड के टाइम, तो वो भी इनकम में ही आता है जब रिटर्न आएगा। तो दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है, एसडीआर है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स आईएमएफ के मेंबर्स को मिलता है, तो उसमें भारत का कोई शेयर होता है, वो भी यहाँ पर है। बायोलेटरल स्वैप अग्रीमेंट्स, करेंसी के एक्सचेंज अग्रीमेंट जैसे श्रीलंका के साथ है हमारा, वो भी है। तो आरबीआई एसेट्स आर नॉट रिस्की इन्वेस्टमेंट। ओके, आरबीआई एसेट्स आर नॉट रिस्की इन्वेस्टमेंट, दे आर डिफेंसिव मॉनेटरी टूल्स। वो क्या है, मॉनेटरी टूल्स के डिफेंस पे है। इसका मतलब सिंपल सी चीज है कि आरबीआई के जो एसेट्स हैं वो स्पेक्युलेटिव नहीं है। यहाँ पर ये चीज आपको अच्छे ध्यान से समझनी होगी। स्पेक्युलेटिव का मतलब है स्टॉक मार्केट में नहीं लगा रखा उनने पैसा, उनने पैसा कहाँ लगा हुआ है, ऐसी ऐसी सिक्योरिटीज पे लगा है जिनका ट्रस्ट है वापस मिलेगा। ठीक है, क्या यूएस डॉलर में डिमोनेटाइजेशन नहीं होगा। फिर फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करते हैं जो आरबीआई की बैलेंस शीट पे रहते हैं, मतलब फॉरेन एसेट्स इज इक्वल टू इंडियाज एक्सटर्नल स्टेबिलिटी इंजन। हमें कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है, हमें फॉरेन एक्सचेंज देने पड़ते हैं, तो हमारी इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंपोर्ट क्या है, वो है क्रूड ऑयल। कच्चा तेल खरीदते हैं, उससे हम रिफाइन करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ओएनजीसी, वो बहुत सारी चीज़ें करती हैं। सबसे बड़ी चीज़ है ये परचेज होती है फॉरेन एक्सचेंज करेंसी रिजर्व्स में। लगभग इंडिया के आसपास अभी इस रेंज में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, जैसे लगभग हम 11 मंथ का कवर मानते हैं, 11 मंथ्स का कवरेज है इसमें। कंपोनेंट्स क्या क्या है इसके, फॉरेन सिक्योरिटी, डिपॉजिट्स, गोल्ड, आईएमएफ, एसडीआर और रिजर्व ट्रांच। तो ये सारी जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो इसका हिस्सा बनते हैं, और ये लगभग अभी 11 मंथ्स का इंपोर्ट कवर देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में। अगर आप एग्जाम की सीरियस तैयारी कर रहे हो ना, इकोनॉमिक सर्विस हो, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल हो, या फिर यूजीसी नेट हो, डीपीआर हो, एम एंट्रेंस हो, नीचे लिंक दिया है फ्री वर्कशॉप का, 3 आवर्स है। सीरियसली हो, चीज़ें जानना चाहते हो, फ्रॉम सिलेबस टू पीवाईक्यू टू नोट्स मेकिंग, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप रजिस्टर कर लेना। ठीक है,
जिसमें आपको सारी A to Z क्लैरिटी हो जाएगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन जैसे ही मेरे को ध्यान में आया, 11 मंथ्स कवर मिनिमम माना जाता है, 6 मंथ्स कवर है ना आपके पास इम्पोर्ट कवर, आप बहुत स्टेबल हो। अब करेंसी मैटर क्यों करती है, रिजर्व क्यों मैटर करते हैं? करेंसी को स्टेबिलिटी देते हैं, रुपी टू डॉलर। इम्पोर्ट बफर होता है, ऑयल और डिफेंस के बारे में बात होती है। भाई ऑयल इंपॉर्टेंट है, डिफेंस और भी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह की सिचुएशन चल रही है हर जगह। और ये सेफगार्ड करते हैं कैपिटल फ्लाइट से। कैसे कैपिटल फ्लाइट मैं आपको समझाता हूँ। 1997 की एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी। जो साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमी है वो उनके स्टॉक मार्केट पे काफ़ी डिपेंडेंट थी। उनकी इकोनॉमी एक्सपोर्ट ड्रिवन थी, मतलब एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट थी। जैसे ही एक्सपोर्ट की डिमांड कम हुई तो उनकी एक्सपोर्ट अर्निंग कम हो गई। एक्सपोर्ट अर्निंग कम होने से उनके स्टॉक्स गिरने लग गए, और जो इन्वेस्टर्स थे वेस्टर्न कंट्रीज के, उन्होंने पैसा थाईलैंड से उठाया क्योंकि वहाँ रिटर्न कम हो रहे थे, और कहीं और लगा दिया। तो मतलब कैपिटल जो था वो फ्लाइट हो गया, उसे कैपिटल फ्लाइट बोलते हैं, वो उड़ के दूसरी जगह चला गया। ये होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जब आपके यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए एफडीआई और एफआईआई में से एफडीआई अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ आके स्टैब्लिशमेंट करते हैं तो वो इतनी जल्दी जा नहीं पाते। तो कैपिटल फ्लाइट अगर कभी फेस करो और इतने रिजर्व हो तो हम वो शॉक को एब्जॉर्व कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है प्रिवेंट एक्सचेंज वॉलेटिलिटी। तो एक्सचेंज रेट की वॉलेटिलिटी को भी प्रिवेंट करता है। अभी मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ बताता हूँ, सुनना ध्यान से। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत लोगों को समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। ये एक की पॉइंट है। फॉर एग्जांपल आरबीआई ने यूएस डॉलर खरीदा। आरबीआई कैसे खरीदेगी यूएस डॉलर? जब कोई यूएस से इंडिया में इन्वेस्ट करने आएगा, उसको इंडियन रुपीस चाहिए होंगे, तो आरबीआई क्या करेगा, उसको रुपया देगा और डॉलर ले लेगा। मतलब आरबीआई बाइज यूएस डॉलर। अब जैसे ही आरबीआई के पास यूएस डॉलर आया, उसके बदले में इंडियन रुपी उसको देना पड़ेगा, तो इंजेक्ट्स आईएनआर। अब इंडियन रुपी चला गया मार्केट में, डॉलर आया बाहर से, और उसके एक्सचेंज में इंडियन रुपी इंडिया के मार्केट में फ्लोट हो रहा है, मतलब एक्स्ट्रा लिक्विडिटी। अब इस एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को एब्जॉर्व करना है। क्यों? क्योंकि नहीं तो मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगा। इंडिया के मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा, डॉलर बाहर से आ रहा है, रुपया मार्केट में जा रहा है, तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? उसको कंट्रोल करने के तरीके को बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। कैसे करेंगे? फिर आरबीआई इशू करेगा गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो लोग जो एक्स्ट्रा पैसा है उस लिक्विडिटी को ये बॉन्ड सक कर लेंगे और लोग बॉन्ड खरीद लेंगे। तो इस तरह से आरबीआई जब डॉलर आता है और डॉलर जाता है तो आरबीआई इसको एडजस्ट करता है। जो अनपढ़ लोग हैं ना, वो कहते हैं कि रुपया एक डॉलर के बराबर था आज़ादी के टाइम, फिर रोने लग जाते हैं, अरे 40 रुपये था, 50 रुपये था। मैं ही नहीं कह रहा कौन रोता है, आपको पता है सभी की ये हाल है, ये पॉलिटिकल एजेंडा रहता है कि रुपया इतना वीक हो गया। पर आज की तारीख में 90 रुपये भी पहुंच गया, 90 रुपीज पर डॉलर। स्टिल आरबीआई के पास इतनी ताकत है, वो किसी भी दिन रुपये को कंट्रोल कर सकता है। उसके क्या फैक्टर्स हैं? इन्फ्लेशन डाउन है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 11 मंथ्स का कवर लेके बैठे, और अगर हमने अभी टाइट कर दिया तो हमारे एक्सपोर्ट्स वीक हो जाएंगे। और जो ग्लोबल कंडीशन चल रही है ना टैरिफ और उसके चक्कर में, इसलिए उसको ढीला छोड़ा जा रहा है ताकि रुपी और डेप्रिशिएट हो जाए और एक्सपोर्टर्स की अर्निंग इम्पैक्ट ना हो। ये एक रीजन है। तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो 360 डिग्री किसी भी इशू को एनालाइज करते हैं, ना कि एक पॉलिटिकल एजेंडा को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आरबीआई इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ईसीएफ है। ये क्या होता है, किस तरह से होता है? हाउ मच बफर आरबीआई मस्ट होल्ड अगेंस्ट मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क। मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क का वही मतलब है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब का इंडेक्स होता है ना, क्या क्या होता है उसमें? जीडीपी होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, डेफिसिट्स होते हैं, ये सारी चीजें। इस पे एक कमेटी बनी थी, बिमल जालान कमेटी, 2019 में। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट थे उसका? रिवैल्यूएशन रिजर्व्स को, मतलब जो गेन हो रहे हैं गोल्ड से और फॉरेन एक्सचेंज के प्राइस से। नॉट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है ना। कंटिजेंसी रिस्क की बात करूं, मैं बताता हूं क्या होता है कंटिजेंसी, मतलब इमरजेंसी। तो यहाँ से टू एब्जॉर्ब मार्केट शॉक्स, मार्केट में कोई शॉक्स आ रहे हैं, ऊपर नीचे प्राइस हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शील्ड की तरह काम किया। फिर उन्होंने रियलाइज्ड इक्विटी की बात की, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही तो है जो आरबीआई को कंट्रोल करता है। थ्रेशोल्ड क्या है? आरबीआई मस्ट मेंटेन अ बफर ऑफ 5.5 टू 6.5% ऑफ द टोटल बैलेंस शीट। ये बिमल जालन कमेटी के रिकमेंडेशंस थे कि कितना बफर होना चाहिए। रिवैल्यूएशन रिजर्व्स उन्होंने बताया, कंटिजेंसी बताया और रियलाइज्ड इक्विटी बताया।
तो कहीं ना कहीं जो एसेट्स रखे रहते हैं आरबीआई के वो अप्रिशिएट और नीचे भी उनकी वैल्यू होती रहती है। ठीक है, लॉजिक की बात करते हैं। सेंट्रल बैंक्स रिक्वायर कैपिटल, मतलब जो देश का सेंट्रल बैंक होता है जैसे हमारा इंडिया का आरबीआई है, उसको उसको भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। कैसे? इंश्योरेंस कंपनी की तरह, नॉट कमर्शियल लेंडर की तरह। इंश्योरेंस कंपनी को कैसे रिक्वायरमेंट होती है? वो सबका प्रीमियम इकट्ठा करते रहते हैं। फिर मान लीजिए एक केस आया, वहां पे आपको फंड करने जाना है, तो आरबीआई के पास भी पैसा आता रहता है, पर जब कंटिजेंसी चीजें आ जाती हैं तो आरबीआई इस तरह से इकोनॉमी में इंटरवीन करके इकोनॉमी को स्टेबलाइज करता है। अब ये सरप्लस ट्रांसफर है सरकार को, मतलब कैसे आरबीआई के जो सरप्लस बढ़ जाते हैं, ज्यादा प्रॉफिट होकर सरप्लस बोलते हैं, वो सरकार को देता है। अब सरकार उसको कहीं ना कहीं यूज करती है, इसलिए मांग रही है। कोई प्रधानमंत्री की जेब में तो जा नहीं रहे हैं पैसे, तो इसको समझते हैं कि क्या है इसमें, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स आपस में भिड़ जाते हैं। ठीक है, सोर्सेस ऑफ आरबीआई सरप्लस, मतलब ये आरबीआई की अर्निंग्स है, सिंपल। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड आरबीआई ने इशू किए थे, याद है? स्टेरिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझा, उससे जो इंटरेस्ट अर्निंग हुई तो वो हो गई। फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट, डॉलर में इन्वेस्ट किया था बाहर, बाहर कहीं सेंट्रल बैंक के, और उस उनके बॉन्ड्स में यूएस ट्रेजरी में इन्वेस्ट किया, वो वाले। फिर फीस लगाई, को पेनल्टी लगाई, हर आए दिन आप सुनते रहते हो इस बैंक पे इतने फाइन लगा दिया, उस बैंक पे उतना फाइन लगा दिया। डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरीज, जैसे एनएचबी है ना, अभी नाबार्ड भी आरबीआई का एक डिपार्टमेंट ही है, तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह की सब्सिडरी से जो डिविडेंड आते हैं वो भी। अब कौन से ऐसी इनकम है जो अर्न नहीं की जाती फिर भी मिल जाती है? जैसे प्रिंटिंग मनी, ये प्रॉफिट है टोटल। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, मान लीजिए 500 का नोट प्रिंट किया, इस 500 के नोट को प्रिंट करने में आपके सिर्फ 50 रुपए लगे, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ मिला, तो ये जो एक्स्ट्रा 450 रुपए आरबीआई ने जनरेट किए ना, ये आरबीआई का प्रॉफिट ही हो गया, नॉट अर्नड प्रॉफिट, मतलब प्रिंट करने से। फिस्कल मोनेटाइजेशन, डेफिसिट था, उसको उन्होंने मोनेटाइज कर दिया, मतलब डेफिसिट को खत्म कर दिया नोट छाप के। जैसे आज मेरे पे अगर मान लो 10 लाख रुपए का लोन है, तो वो 10 लाख का लोन मेरे को कमा के चुकाना पड़ेगा, पर अगर मैं आरबीआई हूँगा तो मैं घर जाऊंगा, प्रिंटिंग मशीन से 10 लाख प्रिंट करूंगा और दे दूंगा। उसे हम कहते हैं मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। फिर आ जाता है स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन, तो वहां पे भी स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होता है ऊपर नीचे, उससे भी चीजें होती हैं। अब क्यों सरप्लस ट्रांसफर मैटर करता है? ये सबसे पहले गवर्नमेंट की बोरोइंग को कम कर देता है। अब भाई गवर्नमेंट के बिहाफ पे तो आरबीआई काम कर रहा है, गवर्नमेंट की बोरोइंग बढ़ गई, उसका फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, आरबीआई उसको कुछ पैसे दे देगा जिससे गवर्नमेंट बोरोइंग्स को कम कर सके। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ब्रिज बनाना है, वंदे भारत बनानी है, बुलेट ट्रेन बनानी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाना है, बहुत सारी चीजें करनी है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी फंड करता है। और ये सपोर्ट करता है डेफिसिट मैनेजमेंट को, तो डेफिसिट के फिगर्स ऊपर नीचे हैं तो उसको मैनेज कर देता है, आरबीआई भी दे देता है, फिर गवर्नमेंट से ले भी लेता है, पर जहां तक देता ही देता है। ठीक है, देखते हैं। रिकॉर्ड ट्रांसफर हुआ था 2019-20 में, 23-24 में भी 2 लाख करोड़ के आसपास का किया था। फॉरेन एक्सचेंज से गेन हुआ था, हायर इंटरेस्ट रेट से गेन हुआ था उस टाइम। अभी तो इंटरेस्ट रेट काफ़ी डाउन चल रहे हैं। मैं दिसंबर अगर 2025 में की बात करूँ तो। क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, कैन गवर्नमेंट यूज आरबीआई बैलेंस शीट? क्या यूज कर सकती है? फिजिकल डोमिनेंस वर्सेस मॉनेटरी इंडिपेंडेंस, ये हमेशा सवाल रहता है कि सरकार कितना इंटरवीन करती है आरबीआई को, आरबीआई की फंक्शनिंग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। फिजिकल डोमिनेंस वर्सेस मॉनेटरी इंडिपेंडेंट, आरबीआई की ऑटोनॉमी की बात होती रहती है। जब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी बन रही थी ना, तब भी सवाल उठाया जा रहा था कि 3 मेंबर एमपीसी में सरकार के क्यों हैं। मेरा ये कहना है कि सरकार, मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी कोई अलग अलग तो है नहीं, ये डिमांड सप्लाई की तरह साथ चलते हैं। अगर ये साथ नहीं चलेंगे तो यूरोपियन यूनियन में क्या हुआ है, फिजिकल पॉलिसी सब कंट्रीज की यूरोपियन यूनियन में अलग अलग है, पर मॉनेटरी पॉलिसी उनका यूरोपियन सेंट्रल बैंक बनाता है। अब मान लीजिए जर्मनी की इकोनॉमी स्ट्रांग इकोनॉमी है, फ्रांस की इकोनॉमी स्ट्रांग है, पर वहीं ग्रीस, इटली और स्पेन की वीक इकोनॉमी। अब इंटरेस्ट रेट उनको अपने हिसाब से चेंज करने नहीं कर सकते, तो उनकी मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से फिजिकल पॉलिसी चलानी पड़ती है, और फिर पॉपुलिस्ट मेजर और ये सारी चीजें क्राइसिस का इशू बनती है। तो फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी शुड गो हैंड इन हैंड। जैसे कि इस साल बजट में क्या हुआ था, जो इनकम टैक्स में रिबेट दे दी गई थी, तो 12 लाख प्लस 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, 12,75,000 तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना, फिजिकल पॉलिसी हुई। उसी वक्त जैसे ही रेपो रेट अनाउंस हुआ उसको डाउन कर दिया, फिर उसके बाद रेपो रेट लगातार डाउन करते गए। अभी दिसंबर की पॉलिसी में भी 5.25% तक हम आ गए हैं।
अब रेपो रेट लगातार डाउन हो रहा है, फिर सितंबर के महीने में जीएसटी 2.0 लाया, मतलब आगे फिस्कल पॉलिसी। सो फिस्कल और मॉनेटरी साथ चले ना, फेस्टिवल सीजन में 5 लाख करोड़ का स्पेंड किया इंडियन कंज्यूमर्स ने। और फिर कुछ लोग कहते हैं इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, और जो कहते हैं उसको कहने वाले और भी लोग हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो फिस्कल डोमिनेंस वर्सेस मॉनेटरी इंडिपेंडेंस, ये इंपॉर्टेंट है। कंसर्न क्या है? एक्सेसिव सरप्लस ट्रांसफर, फिस्कल डोमिनेंस हो गया, ज्यादा से ज्यादा पैसा आरबीआई से सरकार लेती ही जा रही है। फिर क्या है? प्रेशर टू मोनेटाइज डेफिसिट, अब लोन था खराब हो गया, पे करने के कोई सोल्यूशन नहीं बचे, तो आरबीआई पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि पैसे दे दो तो लोन को रीपे कर दें। फिर वीकर मार्केट डिसिप्लिन, तो मार्केट का जो डिसिप्लिन है ना वो वीक हो जाता है, मतलब सबको लगता है कि आरबीआई की जो स्ट्रेंथ है, आरबीआई की जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाते हैं इस वजह से, ठीक है। और फिर इन्फ्लेशन की रिस्क आ जाती है क्राइसिस पीरियड में, मतलब कभी क्राइसिस आई, सरकार ने पैसे आरबीआई से लिए और मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, ठीक है। ग्लोबल कंपैरिजन की बात करते हैं, फेड ट्रांसफर क्या होता है? मोस्टली फ्रॉम क्वांटिटेटिव ईजिंग बैलेंस शीट, QE करके एक फॉर्मूला, इस वीडियो में के लिए तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल हो जाएगा, बट आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे QE, क्वांटिटेटिव ईजिंग ऑफ फेडरल रिजर्व। बेसिक चीज़ें आपके आराम से समझ में आ जाएगी। जो फेड ट्रांसफर करता है वो इस तरह से करता है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बात करें तो वेरी लिमिटेड सोवरन स्पेंडिंग रहती है, ठीक है। और बैंक ऑफ जापान की बात करें तो फुल यील्ड कर्व कंट्रोल और लॉस्ट इंडिपेंडेंस, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फिस्कल का डोमिनेंस ज्यादा है। इंडिया के एडवांटेज की बात करते हैं, तो जो स्ट्रॉन्ग ECF है प्लस इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो हमने बनाई है 4 ± 2% की, वो क्या करती है? वो शील्ड की तरह काम करती है फिस्कल कैप्चर पे। अब स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट आपको क्या याद रखना है कि आरबीआई इज अ मॉनेटरी सोवरन नॉट फिस्कल ATM, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ATM नहीं है कि जब चाहे पैसे निकाल लिया, ठीक है। अब एग्जाम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। एग्जाम स्ट्रेटेजी, आरबीआई की बैलेंस शीट, इंडिया स्पेसिफिक कंक्लूजन। एक 15 मार्कर क्वेश्चन लिखना है आपको आरबीआई की बैलेंस शीट पे, तो क्या क्या उसमें होना चाहिए। आंसर का टेम्पलेट है, पहले लाइबिलिटी मनी क्रिएशन हो गया, फिर एसेट्स की बात कर ली जिसमें स्टेबिलिटी के इंस्ट्रूमेंट लिख दिए, फिर फॉरेन एक्सचेंज, ECF, सरप्लस, इन तीनों में मैक्रो शील्ड, बफर अगेंस्ट रिस्क एंड कंडीशनल नॉट ऑटोमेटिक कर दिया, मतलब हर बार सरप्लस नहीं जाएगा, जब मांगा जाएगा तभी जाएगा, ठीक है। फिर इंडिपेंडेंस ओवर फिस्कल डोमिनेंस ये है, और इंडिया का डेटा आपको इसमें यूज करना है। जैसे ही डेटा देंगे ना वो कॉन्क्रीट एविडेंस आपके आंसर को सपोर्ट करता है। तो आरबीआई की जो बैलेंस शीट है ना वो फाउंडेशन है किसकी? मॉनेटरी सोवरेनिटी की, फिस्कल स्टेबिलिटी की। सोवरेनिटी मतलब हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। जैसे आप बच्चे हो, जब तक आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स पे, पेरेंट्स आपके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। मॉनेटरी सोवरेनिटी का मतलब है कि आरबीआई खुद के डिसीजन खुद लेता है। जैसे इंडिया सोवरेन कंट्री बना आजादी के बाद, उसके पहले ब्रिटिश अथॉरिटी या ब्रिटिश क्राउन उसके डिसीजन लिया करते हैं, ठीक है। फिर पॉलिसी क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, मतलब जब भी एमपीसी अनाउंस करती है कुछ, उसकी एक क्रेडिबल चीजें होती है, जब वो बोलते हैं तो उसको मार्केट सीरियसली लेता है, जिससे कि इंडियन इकोनॉमी के लिए एक प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट बनता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होती है। सो बियॉन्ड प्रॉफिट, मेयर प्रॉफिट अकाउंटिंग, तो ये 3-4 चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, कोर्स की वर्कशॉप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फ्री है, 3 आवर्स, अच्छे से पढ़ना, पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा मेरे पास एक फॉर्मूला शीट है 10 सब्जेक्ट की, नीचे सपोर्ट नंबर दिया है, वहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर लेना फॉर्मूला शीट, तो आपको 10 इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के सारे फॉर्मूलाज दे देंगे। और इसके पहले का जो मेरा वीडियो था मार्केट पावर वाला, इंडस्ट्री वाला, उसको देखना, फॉर्मूला आपको काम आएंगे। और जब आप इंडस्ट्री को समझ लोगे, मॉनेटरी को समझ लोगे, फिस्कल को समझ लोगे, ये वीडियो दोबारा देखना, आपको पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगले वीडियो के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।